तो हमने पिछली क्लास में जो आपको बताया था ट्रिब्यूनल्स के बारे में और कॉन्सुलेशन मशीनरी के बारे में और थोड़ा इंट्रोडक्शन एग्जीक्यूशन मशीनरी के बारे में भी बताया था। तो आज वहीं से प्रारंभ करते हैं। अगर इसमें ट्रिब्यूनल्स यानी कि एग्जीक्यूशन मशीनरी है, अगर इसमें ट्रिब्यूनल्स एक्ट ना होते तो इसको जुडिशियल मशीनरी कहते और यह कहा जाता, लेकिन इसको एग्जीक्यूशन मशीनरी कहा गया। इसको न्यायाधिकरण मतलब न्याय भी और अधिकरण भी। ट्रिब्यूनल जो होते हैं ये कौन सी जुडिशियल सिस्टम के होते हैं ये भी बताया था। अर्ध न्यायिक संस्थाएं कहलाते हैं ये, और इनके माध्यम से लोगों को न्याय दिलाने की कोशिश की जाती है, जिससे कि न्यायालय के बहुत सारे मामले पेंडिंग में हैं वहाँ पर अनावश्यक विलम्ब ना हो। ये ट्रिब्यूनल बनाने का कॉन्सेप्ट 42वें संविधान संशोधन 1976 के संविधान के 323 ए आर्टिकल और आर्टिकल 323 बी जोड़ी गई। जो पार्ट 323 ए में जोड़ा गया वहाँ ट्रिब्यूनल बनाने का अधिकार दिया गया, और 14 ए जोड़ा गया और उसमें ट्रिब्यूनल की व्यवस्था की गई। ये इसलिए जोड़ा गया क्योंकि संविधान निर्माता ये समझते थे कि निश्चित रूप से न्यायालय के ऊपर बहुत लोड होगा, और ऐसी स्थिति में जो ट्रिब्यूनल्स वहाँ पर बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। जो जुडिशियल ऑफिसर होंगे, जो रिटायरमेंट के पहले या रिटायरमेंट के बाद, उनको ट्रिब्यूनल में रखकर के मामले को जल्द सुनवाया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे मामले ज़्यादा इंतज़ार नहीं करेंगे, चाहे वे फैमिली कोर्ट के हों, चाहे वे कंज्यूमर कोर्ट के हों, चाहे वे लेबर कोर्ट के हों, या वे चाहे वो चाइल्ड कोर्ट के हों। वे स्पेशल कोर्ट के मामले क्यों ही ना हो, ज़्यादा इंतज़ार न्याय का नहीं करेंगे, क्योंकि जस्टिस डिले एंड जस्टिस डिनाइल, देर से मिला हुआ न्याय मरे के समान होता है। इसलिए ये अन्याय के समान हैं, इसलिए ट्रिब्यूनल्स की व्यवस्था वहाँ पर की गई। चैप्टर 14 में लोक सेवा आयोग यानी आर्टिकल 308 लोक सेवा की बात की गई। इसमें एक नया अध्याय जोड़ा गया 14 ए, और इसमें बात की गई ट्रिब्यूनल के बारे में। 323 ए एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स और 323 बी अपीलेट ट्रिब्यूनल्स। और संविधान में ये जोड़ना जरूरी था, अन्यथा ट्रिब्यूनल्स को संविधान के अनुसार लीगल स्टेटस ना मिल पाता, और इसलिए संविधान में जोड़ करके फिर ट्रिब्यूनल्स को आगे बढ़ाया गया। और ट्रिब्यूनल्स ने इतने बड़े अच्छे काम किए कि कोई भी मामला बहुत जल्द निपटाने में ट्रिब्यूनल्स ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई, क्योंकि न्याय सिस्टम में वह मामला बरसों पेंडिंग में रहने वाला था, वहाँ ट्रिब्यूनल्स ने कुछ दिनों में ही उसे फिनिश कर दिया। तो सेक्शन 6 क्या बोलता है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। सेक्शन 7 बोलता है लेबर कोर्ट, और अनुसूचित 2 में लेबर कोर्ट को मामले सुनने का अधिकार था, मैंने ये बताया था। तो ये तो हुआ पिछले, आप बताएंगे सेक्शन 7 ए ट्रिब्यूनल्स। सर्वाधिक दर्जा इनको प्राप्त है, और मैं बता चुका हूँ कि संविधान के आर्टिकल 323 ए और 323 बी में चैप्टर 14 ए और ए संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे, अर्थात 14 ए जोड़ा गया था। जो ट्रिब्यूनल्स बनेंगे वो लेबर ट्रिब्यूनल्स बनेंगे। समुचित सरकार गजट नोटिफिकेशन के द्वारा जितनी आवश्यक हो उतनी ट्रिब्यूनल्स बनाने का आदेश करती है। औद्योगिक विवाद यानी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को निपटाने के लिए अनुसूची 3 में जो मामले लिखे हैं उनको सॉल्व करने के लिए एक ट्रिब्यूनल बनाए गए। ट्रिब्यूनल एक व्यक्ति से मिलकर बन सकता है या एक से अधिक व्यक्ति से भी मिलकर बन सकता है, और अगर सरकार चाहे तो इनको सलाह देने के लिए सलाहकारी सहायक नियुक्त कर सकती है। ट्रिब्यूनल का पीठासीन अधिकारी कौन होगा या इसकी योग्यता क्या होगी, जैसे मैं कई बार पिछले में बता चुका हूँ, वह हाई कोर्ट का न्यायाधीश हो, यह रह चुका हो, वह 3 वर्ष तक मिनिमम जिला जज या एडिशनल जज
जिला जज में काम कर चुका हो, उसने कम से कम 2 वर्ष की अवधि के लिए किसी अपीलेंट ट्रिब्यूनल में पीठासीन अधिकारी के रूप में काम किया हो। इन तीनों योग्यताओं में से एक योग्यता होनी चाहिए, वह ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष हो सकता है। इसका कोई एग्जाम नहीं होगा, कोई परीक्षा नहीं होगी। सरकार के जो हितैषी हैं उनको ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इतनी योग्यता रखता हो और सरकार की कृपा पात्र हो, वो अध्यक्ष बनाया जाएगा। ट्रिब्यूनल का क्षेत्राधिकार कौन होगा? तो औद्योगिक विवाद अधिनियम में जो 3री अनुसूची है उनके मामले सुनेंगे, और जो 2री अनुसूची है सरकार चाहे तो उनको 2री अनुसूची के मामले सुनने होंगे, और जो होगा वह न्यायिक आदेश ही होगा, क्योंकि संविधान के अनुसार इनको काम करने का अधिकार रहता है, ट्रिब्यूनल बनाने का अधिकार भी रहता है। सेक्शन 7B कहता है नेशनल ट्रिब्यूनल्स यानी राष्ट्रीय अधिकरण। अभी सबको समुचित सरकार बना रही थी। ये सेंट्रल गवर्नमेंट गजट नोटिफिकेशन के द्वारा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को निपटाने के लिए राष्ट्रीय अधिकरण यानी नेशनल ट्रिब्यूनल्स का गठन कर सकती है। जितने भी आवश्यक हों, या तो एक व्यक्ति से मिलकर के बनेगा या एक से अधिक जितने आवश्यक हों उतने व्यक्तियों से मिलकर के एक ट्रिब्यूनल्स बनेगा, और इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार गजट नोटिफिकेशन के द्वारा करेगी। जैसे मैं बता चुका हूँ, अधिकरण में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और राष्ट्रीय अधिकरण में सेंट्रल गवर्नमेंट यानी समुचित सरकार और केंद्र सरकार। ऐसे मामले जो राष्ट्रीय महत्व के हैं, अगर वे सेंट्रल ट्रिब्यूनल्स के द्वारा निपटाए जाएंगे तो पूरे देश के श्रमिकों का भला हो जाएगा। अगर कोई स्टेट ट्रिब्यूनल्स के द्वारा निपटाए जा रहे हैं तो वे स्टेट ट्रिब्यूनल्स कहलाएंगे। कभी कभी क्या होता है, जब वह मामला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइड हो जाए तो आर्टिकल 141 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया निर्णय भारत सभी हाई कोर्ट मानने को बाध्य होंगे, और जब हाई कोर्ट मानने को बाध्य होंगे तो उसके नीचे जितने भी न्यायालय हैं सब मानने के लिए बाध्य होंगे। मतलब पूरे देश में लागू हो जाएंगे, और एक हाई कोर्ट के द्वारा लिया गया निर्णय उस हाई कोर्ट के अंडर जितने भी कोर्ट हैं सब मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। अगर कोई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइड केस है तो आप भारत की किसी भी हाई कोर्ट में या हाई कोर्ट के अंदर किसी भी न्यायालय में आप उसे नज़ीर के रूप में, पूर्व निर्णय के रूप में रख सकते हैं। आपका मामला, आपके फैक्ट्स उससे मिलते जुलते हैं और वहाँ पर न्याय दिया गया था तो आपको भी न्याय मिलेगा। कोर्ट में मामले लगाए जाते हैं ऐसे। अगर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा डिसाइड केस तो मध्य प्रदेश के अंदर जितने भी जिला न्यायालय हैं सब में लगा सकते हैं, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट में नहीं लगा सकते। हमारे भारत में सिंगल जुडिशरी है। अगर छतरपुर में सिविल जज सेकंड क्लास के द्वारा आपको गिरफ्तारी वारंट दिया गया है तो पूरे भारत में प्रवर्तन होगा उसका आप कहीं पर भी जाकर उसे गिरफ्तार कर सकते हैं। CRPC की धारा 71 और 70 के अनुसार गिरफ्तारी वारंट अगर जारी हुआ है तो 2 परिस्थितियों में केवल निरस्त हो सकता है, या तो जारी करने वाला न्यायालय निरस्त कर दे या उसका प्रवर्तन हो जाए। इसीलिए न्यायपालिका सभी जगह एक मानी जाती है। हम कहाँ थे? राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल्स के पास कोई मामला आया लेकिन उसमें कोई ऐसी बात छुपी है, अगर वह राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल्स के द्वारा डिसाइड हो जाए तो पूरे भारत में लागू हो जाएगी। कितने घंटे काम करना है, किस दिन छुट्टी करना है, जो भी ऐसे मैटर हैं वो सभी मजदूरों के लिए अगर वह ट्रिब्यूनल्स के द्वारा लिए जाएंगे तो केवल उसी क्षेत्र में लागू होंगे। अगर राष्ट्रीय महत्व पर अगर कोई प्रश्न छिपा हुआ है तो ऊपर से राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल्स के द्वारा लागू होता है। नेशनल ट्रिब्यूनल्स में कोई अलग से मामला नहीं जाता है। जो ट्रिब्यूनल्स में चल रहा है
अगर उसमें राष्ट्रीय महत्व का है और अगर एक आवेदन किया जाता है या सेंट्रल गवर्नमेंट के को ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय महत्व का प्रश्न छिपा है, तो आपके पास उसे बुला लेंगे और नेशनल ट्रिब्यूनल्स बना देंगे और वहाँ से उसे लागू करा देंगे, जिससे भारत के सभी श्रमिकों का भला अपने आप हो जाएगा। एक तो लागू नहीं होगा, यदि बोनस का आदेश हुआ है तो भारत के सभी लेबर्स के ऊपर लागू हो जाएगा और नियोजक सभी को बोनस देगा, क्योंकि वह नेशनल ट्रिब्यूनल्स के द्वारा लागू हुआ था। नेशनल ट्रिब्यूनल्स की जो योग्यता है सेम वही योग्यता जो ट्रिब्यूनल्स की है, वही सदस्यों से मिलकर बनेगा जो ट्रिब्यूनल से बना है। जैसे हाई कोर्ट का जज हो या रहा हो, उसने 2 वर्ष तक अपीलीय न्यायालय में काम किया हो या 3 साल तक जिला जज के रूप में काम किया हो। एक सिविल जज सेकंड क्लास को 20 वर्ष लग जाते हैं एक जिला जज बनने के लिए। तो एजुकेशन मशीनरी तो मैं बता चुका हूँ। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आगे बताऊँ तो आर्बिट्रेशन मशीनरी बताऊँगा आगे कि आर्बिट्रेशन मशीनरी में क्या होता है। मैं सोचता हूँ थोड़ा थोड़ा बताऊँगा, क्योंकि अदर सब्जेक्ट भी मुझे आगे बताने पड़ते हैं। ओके, धन्यवाद।